Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the liabilities of auditor. See, liability of auditor की बात करें तो liabilities of auditor दो एक्ट में देके रखा है, एक तो कंपनीज एक्ट में देके रखा है और एक इनकम टैक्स एक्ट में देके रखा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में बता के रखा है जिस सेक्शंस में हम वो सेक्शंस पढ़ेंगे, राइट। एंड इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये नोट्स है, ठीक है, ये हम नोट्स को पढ़ेंगे और कभी कभी अगर हमको लगेगा कि रेफ़र करना है तो हम इस पर्टिकुलर जो है PDF को रेफ़र कर लेंगे, राइट। तो ये नोट्स हम पढ़ेंगे, ये एक ही पेज के नोट्स है, अगर देखा जाए तो एक ही पेज के नोट्स है जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी इधर शो करके रखा है, इधर सिविल लाइबिलिटी शो करके रखा है, ठीक है। तो 34 और 448 जो होती है हमारी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। सेक्शन 34 सेक्शन 448 में क्रिमिनल लाइबिलिटी है और क्रिमिनल लाइबिलिटी से भी एक स्टेप आगे सेक्शन 35 में सिविल लाइबिलिटी है। ये पढ़ने के बाद जो है ये 34 और 448 और के अंदर जो भी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, इसमें जो पर्सन है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 447। तो 447 को डिफरेंट जो है कलर में 447 इधर शो करके रखा हुआ है। एंड देन कुछ पेनल्टी है 147 सबसेक्शन 2 जो हम कंपनी ऑडिट में पढ़ेंगे। तो कंपनी ऑडिट में भी कुछ पेनल्टी ऑडिटर के ऊपर लगती है। तो 147 सबसेक्शन 2 और 147 सबसेक्शन 15 की कुछ पेनल्टीज़ है, वो हम पेनल्टीज़ देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सारे कर लेंगे, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि सारे क्वेश्चन हम करेंगे, फिर देन हम इसमें स्टार मार्क कर लेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो सबसे पहले बात आती है क्रिमिनल लाइबिलिटी की। तो देखो क्या बोला है कि पर्सन हु ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो अगर प्रॉस्पेक्टस में कंटेंट है कोई सा स्टेटमेंट या कोई सा मैटर, प्रॉस्पेक्टस के अंदर कोई सा स्टेटमेंट या कोई सा मैटर, ठीक है, स्टेटमेंट कंटेंट है विच इज़ अनट्रू या मिसलीडिंग, स्टेटमेंट है पर वो अनट्रू या मिसलीडिंग है, या कोई सा मैटर इंक्लूड है या कोई सा मैटर इंक्लूड नहीं है। देखो स्टेटमेंट तो इंक्लूड है, स्टेटमेंट है पर स्टेटमेंट अनट्रू और मिसलीडिंग है, या कोई सा मैटर है जो इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड होना नहीं होना दोनों लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस। तो सी प्रॉस्पेक्टस कंटेंट कोई सा स्टेटमेंट या मैटर, स्टेटमेंट जो अनट्रू है, मिसलीडिंग है, या मैटर जो इंक्लूड है और ओमिट है, विच लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस, विच लाइकली टू मिसलीड। तो जो एवरी पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस जिसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट इंक्लूड है या ऐसे मैटर इंक्लूड या ओमिट है विच लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस, तो ऐसे फर्जी प्रॉस्पेक्टस को जिसने भी इशू करा है, पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, वो लायबल है अंडर सेक्शन 447 में। अगर बात करें 447 की, तो 447 पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड की बात करता है। पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड है अगर फ्रॉड का क्वांटम 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, उस अमाउंट या उस अमाउंट से ज़्यादा फ्रॉड है तो 6 महीने से 10 साल तक की जेल है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल तक की जेल है। साथ ही साथ फाइन लगेगा अप टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। और अगर 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, वो जो अमाउंट आता है उससे अगर कम है तो ऐसे केस में 5 लाख और 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख का फाइन, ठीक है, और बोथ। ये है 447। ये हमने बात करी 34 के रिस्पेक्ट में। चलो अभी अपन बात कर, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि प्रॉस्पेक्टस में कुछ स्टेटमेंट कंटेंट है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन ये है कि स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एट द टाइम ऑफ इशू। एट द टाइम ऑफ इशू स्टेटमेंट बोनाफाइड था, ठीक है, स्टेटमेंट वाज बोनाफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। तो इसको ऐसा लिख लिया गया कि एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टेटमेंट बोनाफाइड है एट द टाइम ऑफ इशू और बाद में वो अनट्रू या मिसलीडिंग हो गया है तो ऐसे केस में ऑडिटर लायबल नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन ये है स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो मैटर जो हमने ओमिट नहीं करा वो इममटेरियल अगर मैटर है तो भी कोई पेनल्टी थोड़ी ना लगेगी, क्योंकि इममटेरियल मैटर ओमिट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 34। 448 क्या बोलता है? अब 34 में बात था कि पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, वो प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में था। 448 में स्कोप बढ़ जाता है। 448 ये बोलता है कि एनी पर्सन हु मेक अ स्टेटमेंट, अब पर्सन जो स्टेटमेंट करता है, पर्सन हु मेक अ स्टेटमेंट इन रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस भी आ गया है, और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पर्सन हु मेक स्टेटमेंट इन रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉस्पेक्टस, इसको अपन बोल सकते हैं CRPF,
ठीक है। तो CRPF के जवान, C से सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, R से रिपोर्ट, R से रिटर्न भी हो सकता है, और P से प्रॉस्पेक्टस, इसको इधर लिख लेते हैं। तो ऐसे केस में जो है पर्सन जिसने स्टेटमेंट करा है, ठीक है, स्टेटमेंट विच इज फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, स्टेटमेंट फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर, या स्टेटमेंट विच ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट, जो स्टेटमेंट है विच इज फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, स्टेटमेंट आपने इंक्लूड करा होगा जो फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, आपने मटेरियल पर्टिकुलर में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, वो फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर और नोइंग इट टू बी फॉल्स, और आपको पता था कि ये फॉल्स है, या स्टेटमेंट विच ओमिट द मटेरियल फैक्ट, अब स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल फैक्ट ओमिट है और नोइंग इट टू बी मटेरियल। तो देखो आपने स्टेटमेंट करे हैं, स्टेटमेंट विच इज फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी फॉल्स, और स्टेटमेंट विच ओमिट मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल। तो ऐसे केस में पर्सन, ठीक है, पर्सन जिसने स्टेटमेंट करा है, पर्सन जिसने स्टेटमेंट करा है, अब ऊपर था पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, इधर तो प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी है। तो पर्सन जिसने स्टेटमेंट करा है वो 447 में लायबल है, और जिसके रिस्पेक्ट में अपन ने पेनल्टी पड़ी है, ठीक है, क्वांटम ऑफ फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट करा है वो 447 में लायबल है। ऊपर क्या था, पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, ठीक। चलो 35, अब ये जो 35 है वो सिविल लाइबिलिटी है। सिविल लाइबिलिटी 34 की लाइबिलिटी का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है। 34 में क्या बोलता है, 34 में ये बोलता है कि पर्सन हु ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, जिसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन स्टेटमेंट जो अनट्रू मिसलीडिंग है या मटेरियल या मैटर, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इंक्लूड मैटर या ओमिशन ऑफ एनी मैटर विच लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस। अब इधर क्या है 35 में, पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में अगर कंटेंट है, स्टेटमेंट है या मैटर, ठीक है, ये पूरा सेम है। अब पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड ऑन इट ऑन सच एक्टिंग ऑन सच स्टेटमेंट और मैटर, उस स्टेटमेंट को देखकर पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने सब्सक्राइब कर लिया एक्टिंग ऑन इट, और उससे लॉस हो गया। तो ऐसे केस में ना पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ कंपनी को तो लगेगा ही लगेगा, कंपनी के साथ पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रॉस्पेक्टस, साथ ही साथ ये पर्सन डायरेक्टर या पर्सन जो ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी डायरेक्टर इन प्रॉस्पेक्टस, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ये सब भी लायबल है। तो डायरेक्टर हु, और सेकंड है पर्सन हु ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी डायरेक्टर, थर्ड है प्रमोटर, फोर्थ है एक्सपर्ट। तो इसका हमने एक निमोनिक बना लिया कि डायरेक्टर और एंड एक्सपर्ट आर प्रो। तो डायरेक्टर या पर्सन ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी डायरेक्टर एट टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रमोटर और एक्सपर्ट, ठीक है, तो वो लायबल है टू पे सच पर्सन हु एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट और मैटर एंड सस्टेन द लॉस। तो उनकी लाइबिलिटी है कि उनको पे करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर डायरेक्टर बोले कि मैंने तो अपनी कंसेंट विड्रॉ करके रखी थी, डायरेक्टर ने ये बोला कि आई हैव विड्रॉ माई कंसेंट, डायरेक्टर ने कंसेंट विड्रॉ कर दी थी एट द टाइम, जैसे ही उसको पता चला बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट, ठीक है। तो डायरेक्टर विड्रॉ इट्स कंसेंट, या डायरेक्टर हैविंग नो नॉलेज कि प्रॉस्पेक्टस इशू हो गया है विदाउट नॉलेज, और जब उसको पता चला एंड व्हेन ही वाज अवेयर ही इशू पब्लिक नोटिस। तो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ विदाउट नॉलेज, और जैसे ही उसको पता चला उसने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया कि इस प्रॉस्पेक्टस में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्टर हु हैज़ विड्रॉ हिज कंसेंट, सेकेंड डायरेक्टर हैज़ विड्रॉ कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सेकेंड है कि देयर वाज नो नॉलेज, प्रॉस्पेक्टस इशू हो गया उसको पता ही नहीं था, एंड व्हेन ही अवेयर, और जैसे उसको पता चला ही इशू पब्लिक नोटिस। तो प्रॉस्पेक्टस इशू विदाउट द नॉलेज एंड व्हेन ही वाज अवेयर ही इशूड पब्लिक नोटिस। देन आती बात कि स्टेटमेंट वाज बोनाफाइड टिल इशू जो स्टेटमेंट है जो है वो बोनाफाइड था। तो ऐसी सिचुएशन में जो है लायबल नहीं होंगे। तो तीन चीज़ें हैं, इफ डायरेक्टर विड्रॉ कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट द नॉलेज एंड व्हेन ही वाज अवेयर ही इशू पब्लिक नोटिस, थर्ड स्टेटमेंट वाज बोनाफाइड एट अ टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट वाज बोनाफाइड। तो ऐसे केस में लायबल नहीं होते, अदरवाइज लायबल हो जाते हैं। आती बात 447 की, तो 447 पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड है जिसकी हम बात कर चुके हैं। बाकी
कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी कि 147 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है 139 का, 143 का, 144 का, 145 का, तो ऐसे केस में जो है पनिशमेंट 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी और 25,000 to 5 लाख पेनल्टी और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। अगर नोइंगली करा है ये फ्रॉड से 25,000 से 5 लाख की जगह 50,000 से 25 लाख हो जाएगा और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। साथ ही साथ अगर आपने वो वाले कॉन्ट्रावेंशन करे हैं तो फाइन तो लगेगी लगेगी, आपको रेम्यूनरेशन भी रिफंड करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा डैमेजेस। ठीक है, पे करना पड़ेगा डैमेजेस इफ लॉस ऑकर ड्यू टू पर्टिकुलर्स इन रिपोर्ट। रिपोर्ट में कुछ पर्टिकुलर्स थे और उसके कारण सामने वाले को लॉस हो गया है, तो ऐसे केस में आपको पे करना पड़ेगा। देखो इधर ये बोल रहे थे कि प्रॉस्पेक्टस में कुछ है और सामने वाले ने सब्सक्राइब कर लिया एक्टिंग ऑन इट, उसको लॉस हो गया। इधर ऐसा है कि लॉस ऑकर ड्यू टू पर्टिकुलर्स इन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में पर्टिकुलर्स है, ऑडिट रिपोर्ट के पर्टिकुलर्स में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, और उससे लॉस हो गया है। ठीक है, और देखा जाए तो वो मिसलीडिंग था वो रिपोर्ट। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ऐसे केस में जो है गिल्टी हो जाता है ऑडिटर। पे डैमेजेस इफ लॉस ऑकर ड्यू टू पर्टिकुलर्स इन रिपोर्ट। और साथ ही साथ 143 सबसेक्शन 12 पड़ा, जहाँ पे हमको फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो ऑडिटर को लायबल है। ऑडिटर लायबल है 1 लाख से लेकर 25 लाख तक। 1 सेकेंड, ऑडिटर लायबल है 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का फाइन ऑडिटर को लगेगा। तो इधर 1 लाख से 25 लाख है, इधर हमने पढ़ा 25,000 से लेके 5 लाख, और एक है अपने 5 लाख से 50,000 से लेके, ये 25,000 से 5 लाख है और ये 50,000 से 25 लाख है। उधर 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन है, इधर 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन है। साथ ही साथ आपको रेम्यूनरेशन डिफर करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। ठीक है, पे करना पड़ेगा डैमेजेस इफ लॉस होगा ड्यू टू पर्टिकुलर्स इन रिपोर्ट। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है, जहाँ पे अपन ने 34 सेक्शन पढ़ा, अपन ने 448 पढ़ा, अपन ने 35 सेक्शन पढ़ा, अपन ने 447 भी पढ़ा, 147 की भी पेनल्टीज पढ़ी। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है 139, 143, 144 और 145, अब ये क्या है? तो 139 तो आपको पता होगा, पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के रिस्पेक्ट में, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट, और 140 हमारा रिमूवल के लिए रहता है। पर 140 की बात ही नहीं कर रहे, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के रिस्पेक्ट में। अब नोट करना, जहाँ पे सेपरेट पेनल्टी देके रखी वहाँ पे तो सेपरेट पेनल्टी है, पर 139 की बात आता है फिर 143। अब 143 में भी अगर देखा जाए तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, और 143 का 5 से 7 तक ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, 143 12 है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, 144 है अपना कि ऑडिटर नॉट रेंडर सर्टन सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर सर्टन सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता। फिर जो है 145 आ जाता है, तो 145 में छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। तो 145 में भी अगर देखा जाए तो अपन ने पढ़ा था कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी रहती है, या जो है क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन जो भी कमेंट रिपोर्ट में है वो रीड करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो जो हम क्वेश्चन आएगा, बाकी आप ये याद रख लो कि 139, 143, 144, 145 को कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ये सब पेनल्टी हमको लगती है। अब एक बार जो है इसके क्वेश्चन एक बार करते, तब जाके समझ में आएगा कि ये जो हमने पढ़ा है इतना रेलेवेंट है कि नहीं है। राइट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अब प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में हमको समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस आपको तब माना जाता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हमारा तब माना जाता है जब जो है ये एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो देखो ये 3 एलिमेंट होने चाहिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले आपकी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको करने में आपने कर दिया ब्रीच, एंड उस ब्रीच से आपको, तो ठीक है, पर उस ब्रीच से जिसके लिए आप ये ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, लॉस और डैमेज सर्व बाय द पार्टी, तो देयर मस्ट बी ए ड्यूटी, देयर मस्ट बी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। उस ऑब्लिगेशन का ब्रीच है, और उस ब्रीच से, जो ऑब्लिगेशन का ब्रीच है, उस ब्रीच से लॉस सर्व टू द पार्टी फॉर होम ड्यूटी वॉज ओव्ड। ठीक है, ये हमने देखा। तो ये होता है हमारा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं था तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस इसमें दिया नहीं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर मेकिंग अनट्रू स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट। तो क्या बोला है? फॉर मेकिंग एन अनट्रू स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट एज एन एक्सपर्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो फॉर मेकिंग अनट्रू स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट एज एन एक्सपर्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो एक्सपर्ट ने एक अनट्रू स्टेटमेंट दिया,
ठीक है, इन द रिपोर्ट। तो अब प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर लायबिलिटी फॉर अ मिस स्टेटमेंट दैट ऑकर्ड इन द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। तो मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस इशू बाय कंपनी, ठीक है। अनट्रू स्टेटमेंट, ये अनट्रू स्टेटमेंट है, प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अनट्रू स्टेटमेंट। अब ऐसे केस में प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट है, इधर सिर्फ प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं तो सिंपल से बात है, हमको 34 तो लग जाएगा। अब ये नहीं बोला कि सामने वाले का लॉस है तो 34 लग जाएगा, 448 लग जाएगा, क्योंकि 448 भी कवर है, ठीक है, क्योंकि मेक स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है 34 और 448 34 और 448 लग जाएगा, और साथ ही साथ 447 लग जाएगा। तो देखो 34 लगा, 35 लगा दिया जबरदस्ती का, क्योंकि बोला नहीं कुछ कि सामने वाले को लॉस हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो, अब अगर कायदे से देखा जाए तो लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर पूछा है, पर वही सामने वाले को नुकसान हो तो जाके वो रहेगा ना लाइबिलिटी। तो 35 नहीं भी लिखते तो चलता, और 448 नहीं लिखा, 448 लिखना था, और फ्रॉड है 447 लग जाएगा। तो ये सब जो है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे है। Mr. X, a young chartered accountant, wants to start practice and he required your advice among other things on criminal liability. Advice चाहिए on criminal liability. तो criminal liability तो हमको पता है ना, 34, 448 और 447 बताने का है। 34, 448 और 447 बताने का है। ये इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नवंबर 13 में 4 नंबर का पूछ लिया, मई 16 में 4 नंबर का पूछ लिया, ठीक है। तो हमने ये सब लिख लिया। अब आती है बात, अगला क्वेश्चन हमारा, ओके चलो ये पढ़ते हैं। अब क्या बोला है, A chartered accountant in practice has been appointed as an auditor of a company. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, जिसने फाइनेंस रेस करा है कैपिटल मार्केट से। तो देखो क्या बोला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अपॉइंट एज एन ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसने फाइनेंस रेस करा है, जिसने फाइनेंस रेस करा है कैपिटल मार्केट से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू। कि प्रोस्पेक्टस इशू करा था, पैसे आए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या था, फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंपनी ने एडवांस कर दिया सम, सो रेस टू वेरियस फर्म एंड प्राइवेट कंपनी। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है, पर कंपनी ने तो एडवांस कर दिया सम टू द वेरियस फर्म और प्राइवेट कंपनी, जिसमें डायरेक्टर वर अ पार्टनर और डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जिस फर्म में पार्टनर है या जिस कंपनी में डायरेक्टर है, उनको एडवांस दे दिया रादर देन यूटिलाइज करने के, ठीक है। और साथ ही साथ इन द बैलेंस शीट इसको अपीयर कर रहे हैं एज अ करंट एसेट, और बैलेंस शीट में इसको करंट एसेट जैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस सबसे पहले तो बैलेंस शीट में आपने दिखाया करंट एसेट जैसा। दूसरा, आपने डाइवर्जन ऑफ फंड किया, ठीक है। तीसरा, देयर वाज नो मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में कुछ मेंशन ही नहीं है अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ सच एडवांसेस। नोट्स टू अकाउंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर एंड रिलेटेड पार्टी गॉन डिसअपियर्ड, वो तो भाग गए। और स्टेट वेदर द ऑडिटर गिल्टी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एंड द ऑडिटर हैज़ इशूड रूटीन ऑडिट रिपोर्ट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, और रिपोर्ट इशू कर दी विदाउट क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं देखूँ तो 4 तरीके की चीज़ें थी कि बैलेंस शीट में करंट एसेट जैसा दिखा दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फंड भी हुआ है, नोट्स टू अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाया है, और ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड इशू हो गई। तो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड इशू हो गई है, तो ऑडिटर गिल्टी है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, हाँ, तो क्लॉज 7 में मिसकंडक्ट है तो गिल्टी है। कोई लाइबिलिटी है तो हाँ, सबसे पहले लाइबिलिटी एक आती है हमारी कि उधर तो गिल्टी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो आ ही गया है। साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करा। और शेड्यूल 3 ये बोलता है कि रिक्वायर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने डायरेक्टर को दिए हैं या ऑफिसर को दिए हैं ऑफ द कंपनी, या जो अमाउंट ड्यू, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू या अमाउंट ड्यू बाय फर्म और प्राइवेट कंपनी। तो जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए डायरेक्टर को और ऑफिसर को ऑफ द कंपनी, या अमाउंट ड्यू है टू द फर्म्स और कंपनी, ड्यू बाय द फर्म्स और प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली, इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर, तो उससे जो अमाउंट ड्यू होता है वो भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखो, तो शेड्यूल 3 रिक्वायर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर, तो लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और
अमाउंट ड्यू बाय फर्म और प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर। ठीक है, ये शेड्यूल 3। अब सेक्शन 188 क्या बोलता है कि नो कंपनी शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। क्या बोला है कि कोई भी कंपनी जो है एंटर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ BOD, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंसेंट करा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है तो सेक्शन 184 बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट तो लगेगा, और 189 बोलता है कि कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सारे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में, टू विच 184 अप्लाई या 188 अप्लाई। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है रिलेटेड पार्टी से तो आप नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है तो। डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है 184 में, और 189 में इन दोनों के रजिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है और इधर ऑडिटर लायबल है अंडर 147 ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3, 184, 188 और 189। क्योंकि अगर हम देखें तो शेड्यूल 3 का कंप्लायंस नहीं हुआ क्योंकि शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर चाहिए था और हमने पढ़ा था कि कोई डिस्क्लोजर ही नहीं करा है, तो शेड्यूल 3 का कंप्लायंस नहीं करा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफिकेशन की इशू हो गई तो उधर लग गया हमारा क्लॉज 7, विदाउट क्वालिफिकेशन इशू हुआ। अब डाइवर्जन ऑफ फंड है और बैलेंस शीट में ऐसा करंट एसेट दिखा के रखा है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है तो ये सब भी नहीं रखा है, तो ऐसा मान लिया गया है कि जब बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ है और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करा है, ठीक है, डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज नहीं करा है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई है तो इसलिए मान लिया गया है तो 147 की पेनल्टी इधर लग जाएगी। तो ठीक है, हमने इसको इधर लिख लिया है कि कोई भी कंपनी एंटर नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में विद रिलेटेड पार्टी। एक्सेप्शन ये है कि अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है तो ठीक है एंटर हो सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184 रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर इन कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, और इस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में 1 और मोर रजिस्टर बनाने पड़ेंगे जिसमें 184 188 लगता है। ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इनफैक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आया है तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन भी देखो, इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सर्टन वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में सर्टन वीकनेस इनको दिखी ऑडिटर को इन द पेमेंट ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नोटिस हुई, सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नॉलेज में लेकर आ गए एमडी को, तो टर्न बॉट टू द सेम टू द नॉलेज ऑफ एमडी। इन द सब्सिक्वेंट ईयर ह्यूज डिफैल्केशन कैम टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, सब्सिक्वेंट ईयर में ह्यूज डिफैल्केशन मैनेजमेंट के नोटिस में आया एंड द ओरिजिन वॉज ट्रेस टू अर्लियर ईयर, एंड ओरिजिन वॉज ट्रेस टू अर्लियर ईयर। द मैनेजमेंट वांट टू sue द ऑडिटर फॉर द नेग्लिजेंस। अब मुझे बताओ, सर्टन वीकनेस थी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नोटिस करी और नोटिस करके मैनेजमेंट को बताया, सब्सिक्वेंट ईयर में डिफैल्केशन हो गया, ठीक है, और डिफैल्केशन हुआ और पता चला कि डिफैल्केशन तो बहुत पहले से ही रिलेटेड है। wants to sue the auditor for negligence and also filed to complaint, same was traced to earlier year। तो मैनेजमेंट इस बात पे स्यू करना चाह रही है कि ऑडिटर ने लेट क्यों बताया, जबकि अगर ये डिफैल्केशन पहले से ही रिलेटेड था तो ऑडिटर ने लेट क्यों बताया। तो इधर समझना पड़ेगा, इधर हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑडिटर वैसे भी रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, ठीक है। ऑडिटर ये नहीं देखता है कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं है, उसके ऑडिट प्रोसीजर करने के दौरान जो इंटरनल कंट्रोल को उसको चेक करना जरूरी लगता है वो ऑडिट करता, वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है, ठीक है। तो ऑडिटर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर वो चेक करता है इंटरनल कंट्रोल्स। तो वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर उसे लगता है कि इंटरनल कंट्रोल चेक करना जरूरी है। इफ़ यू कंसिडर दैट इंटरनल कंट्रोल इज नेसेसरी ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर टू चेक, तो ऐसे केस में चेक करता है। बाकी पूरे इंटरनल कंट्रोल पे चेक नहीं करता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है अबाउट इंटरनल कंट्रोल, हमने क्या पढ़ा कि इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म, ऑडिट वर्क करने के दौरान ही हैज़ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, अगर उसने आइडेंटिफाई किया डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, देन
उसको डिटरमाइन करना चाहिए कि वेदर सच डेफिशिएंसीज है सिग्निफिकेंट, सारी कलेक्टिव जो डेफिशिएंसीज है वो सिग्निफिकेंट है। तो जो छोटी छोटी डेफिशिएंसीज है वो सारी डेफिशिएंसीज इन टोटल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, और अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करो राइटिंग में TCWG को ऑन और मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। तब देखो आफ्टर कम्युनिकेशन, जब हम ये कम्युनिकेट कर देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली एक्सटेंड द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को प्रॉपरली और एडिक्वेटली एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, क्या एक्सटेंड कर देना चाहिए? ऑडिट प्रोग्राम ऑफ प्रीवियस ईयर हैविंग रिगार्ड टू वीकनेस नोटिसेस। ठीक है, तो एक्सटेंड करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम ऑफ प्रीवियस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू वीकनेस। ठीक है, तो आपको जो वीकनेस नोटिस हुआ है उसके रिस्पेक्ट में फिर जो है विथ रिस्पेक्ट टू वीकनेस आपको जो है ऑडिट प्रोग्राम को एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब ये जो सर्कमस्टेंसेस है, जो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है, अगर ये पॉसिबल एग्जिस्टेंस कर रहा है फ्रॉड और एरर का, तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर शुड कंसीडर पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो ऐसे केस में ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, ठीक है, उसका ज़्यादा है। तो कंसीडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये पोटेंशियल इफेक्ट देखना चाहिए, और अगर वो बिलीव करता है कि जो सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर है उसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, उसका अगर मटेरियल इफेक्ट है तो ऑडिटर को देखना चाहिए। अगर इस सर्कमस्टेंसेस जो इंडिकेट कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर, तो यही बोला गया है कि आफ्टर कम्युनिकेशन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को प्रॉपर्ली एंड एडिक्वेटली, अगर आफ्टर कम्युनिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रॉपर्ली एडिक्वेटली एक्सटेंड कर देना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम ऑफ प्रीवियस ईयर विद रिस्पेक्ट टू वीकनेस। और इफ सर्कमस्टेंस जो इंडिकेट कर रहे हैं पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर, ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए पोटेंशियल इफेक्ट ऑन सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पॉसिबल एग्जिस्टेंस दिख रहा है उसको फ्रॉड और एरर का, तो उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखना चाहिए ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर अगर बिलीव कर रहा है कि जो सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर है इसका मटेरियल इफेक्ट है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी मटेरियल, पोटेंशियल इफेक्ट टर्न्स आउट टू बी मटेरियल, तो अगर ये पोटेंशियल इफेक्ट जो है टर्न्स आउट टू बी मटेरियल, देन he should perform such modified or additional procedure as determined to be appropriate। तो ऐसे केस में उसको मॉडिफाइड और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए। तो ऐसे केस में जो है अगर उसको लगता है कि पोटेंशियल इफेक्ट मटेरियल है, देन ही शुड परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में सिर्फ ऐसा ही है कि इसको इंटरनल डेफिशिएंसी दिखी, उसको लग रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन टोटल, तो ऐसे केस में कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है। इस रिस्पेक्ट में फिर उसको एडिक्वेटली अगर उसने एक्सटेंड कर दिया ऑडिट प्रोसीजर ऑफ प्रीवियस ईयर एंड उसको लग रहा है कि सर्कमस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पॉसिबल एक्सिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसे केस में उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा देनी चाहिए। ठीक है, सो अगर उसने ये करा है तो ऐसे केस में वो ड्यूटी नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर उसने ये करा है तो फिर ये गिल्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ ऑडिटर की ड्यूटी टू प्रोब इनटू डेप्थ वो तभी है जब सस्पिशन इज अराउंड। जब सस्पिशन है तो इन डेप्थ में जाएगा, अदरवाइज इन डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि वो लायबल नहीं है, ऐसे केस में फिर वो लायबल नहीं है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने कंप्लेंट करी है तो वो लायबल नहीं है। तो ये सब करने के बाद जो है वो लायबल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिकेट द, ओके, ये हमने सब डिस्क्लोजर कर दी। अब आ जाओ अपने मेन पॉइंट पे। इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर ड्यूटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन कि बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन ऑफ लीडिंग एडवोकेट, लीडिंग एडवोकेट के लीगल ओपिनियन पर जो है प्रोविजन एक्स लिमिटेड ने 5 करोड़ का बनाया। असेसिंग ऑफिसर ने वर्कआउट किया कि लाइबिलिटी 15 करोड़ की है। इट इज ऑब्जर्व दैट ओपिनियन ऑफ एडवोकेट वॉज इनकन्सिस्टेंट। तो जब इनकन्सिस्टेंट है तो ऐसे केस में ऑडिटर उसके ओपिनियन को रिजेक्ट कर देगा, जरूरी थोड़ी ना कंप्लाई करना। तो ठीक है, उसकी लाइबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग फालतू का क्वेश्चन है, ऐसे 500 का क्वेश्चन है, जबरदस्ती इधर लगा दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी, ये एग्जाम में आया। देखो पिछले वाले अभी 2-3 क्वेश्चन जो हमने पढ़े एग्जाम में नहीं आए थे, बट वो केस स्टडी वाले थे तो हमने थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ एन ऑडिटर। तो स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। तो बताओ स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ एन ऑडिटर नॉट अप्रोप्रिएटली डीलिंग विद द मिस स्टेटमेंट अपीयरिंग इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है? लाइबिलिटी बताओ एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट ऑफ एन ऑडिटर फॉर नॉट अप्रोप्रिएटली डीलिंग विद द मिस स्टेटमेंट अपीयर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और आपने उसको डील नहीं करा, ठीक है। नॉट अप्रोप्रिएटली डील विद द मिस स्टेटमेंट जो अपीयर हो रहा है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और फॉल्स स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट में, ये तो रिपोर्ट की बात आ गई, ठीक है, कि रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ये हमने देख लिया, ठीक है, फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर है, और ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, तो ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट भी आ गया, तो फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर है, अपन ये बोल सकते हैं मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में तो 447 की लाइबिलिटी 448 की लाइबिलिटी है, राइट, 448 की लाइबिलिटी है, ठीक है, और 447 की पेनल्टी इन्होंने बता दी, और ये आया है क्वेश्चन हमारा नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में आया है, लिख लेते हैं। तो ठीक है, ये हमने लिख लिया, नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में आया है, और इस तरीके से हमने लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर जो कंपनी एक्ट में जो लाइबिलिटी देके रखी है उसके रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चंस करें। साथ ही साथ हमने 7 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो भी हमने देख लिए। टोटल अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन है, छोटे मोटे मिला के अराउंड 12-13 क्वेश्चन होंगे। ओके, सिर्फ 11 क्वेश्चन है, तो सिर्फ 4 एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो जब हम करेंगे इनकम टैक्स एक्ट वाली लाइबिलिटी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। सो हमने पर्टिकुलर ये पूरा पीडीएफ को, जो भी हमको छोटी मोटी चीज़ें अमेंड करनी थी, हमने वो पीडीएफ को भी अमेंड कर दिया, ठीक है, ये भी हमने अमेंड कर दिया और ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने हमारा लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला टॉपिक ओवर किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।